नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। 34 साल के थकाऊ और निराशाजनक इंतजार के बाद अंततः मोदी सरकार ने परसों देश में नई शिक्षा नीति का ऐलान किया। आपने सोशल मीडिया के जरिए या अखबारों के जरिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो अभी तक देख ली होंगी, पढ़ ली होंगी, समझ ली होगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस नई शिक्षा नीति में। इस पर हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आप नई शिक्षा नीति से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। देखिए, मोटे मोटे तौर पर मैं आपसे व्याख्या करूँगा और सरल शब्दों में व्याख्या करूँगा जितना मैंने इसको पढ़ा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये 34 साल के बाद आई है और इसको बनाने के लिए विशेषज्ञों का एक दल गठित किया गया था जिसमें इसरो के पूर्व प्रमुख भी शामिल थे, कस्तूरी रंजन, और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों को इसमें शामिल किया गया। आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये जो कमेटी है और उससे जुड़े लोग हैं, इन्होंने भारत के 2.5 लाख गाँवों में 660 ब्लॉक में और करीबन 676 जिलों में जाकर सर्वे किया है, लोगों से बात की है, लोगों की राय ली थी कि लोगों के अनुसार शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए। तो जो सुझाव मिले थे, जो राय मिली थी, उसका भी मंथन किया गया और क्रीम निकालने की कोशिश की गई है। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, ये क्रीम है, निचोड़ है, जो भारत के गांव, जनपदों में या जिला स्तर पर जो रायशुमारी हुई है, जो सुझाव मिले हैं, उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। और लक्ष्य ये है कि अगले 5 साल के भीतर जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाए। मोटे मोटे तौर पे आपने सुना होगा कि सबसे पहले आपको बता दूं कि 10 धन 2 यानी कि 10वीं, पहली से 10वीं तक, और उसके बाद धन 2 यानी 11वीं 12वीं, ये शिक्षा पद्धति रही है प्राथमिक, माध्यमिक और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन की। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अब 5+3+3+4 रहेगा, यानी प्राथमिक शिक्षा जिसमें आंगनवाड़ी और आपकी प्राथमिक शिक्षा शामिल है 5 साल, उसके बाद आपका माध्यमिक स्तर का होगा 3 साल, और फिर आपका 3 साल होगा 9th 10th 11th, और फिर आपका जो 12th है वो होगा, और 4 साल का आपको यहाँ पर डिग्री कोर्स दिया गया है। यानी आप अगर 4 साल पूरा करते हैं तो आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी। फर्स्ट ईयर करते हैं तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर करते हैं तब आपको डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, और 4 साल अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपका एमए भी उसके साथ पूरा हो जाएगा। तो ये हायर एजुकेशन भी इसमें शामिल किया गया है। और इसकी जो सबसे बड़ी उपयोगिता वो ये है कि 1ली से 5वीं तक आपके बच्चे, हमारे बच्चे अब अपनी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेंगे। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं तो आप हिंदी में पढ़ा सकते हैं। अगर आप क्षेत्रीय भाषा पढ़ाना चाहते हैं, असमिया पढ़ाना चाहते हैं, उड़िया पढ़ाना चाहते हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कश्मीरी, फारसी, जो आपको पढ़ाना हो, मैथिली, अवधी, वो आप पढ़ा सकते हैं। ये इसलिए किया गया है क्योंकि भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण भी ज़रूरी है। आज हालत ये है कि अगर आप हिंदी में बच्चे को बोल देते हैं कि 88 रन बनाए हैं तो वो पूछेगा कि 88 क्या होता है, तब आपको बताना पड़ेगा 88। यानी जब मातृभाषा हिंदी के शब्दों को और हिंदी के अंकों को जब आज बच्चे, जो अभी तक चली आ रही थी शिक्षा नीति, उसमें नहीं पहचान पाते थे, इसीलिए ये ज़रूरी समझा गया कि कम से कम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी अपनी भाषा सिखाई जाए, समझाई जाए। तो ये सबसे अच्छा निर्णय है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, राजनीति से परे हटके। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब सिर्फ 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी, यानी तमाम स्टेट के जो बोर्ड होते हैं या सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड होता है, वो अभी तक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं लिया करता था। अब सिर्फ 12वीं की ही परीक्षा होगी बोर्ड की, बाकी सब स्थानीय स्तर पर ही मैनुअल तरीके से परीक्षाएं होंगी। स्थानीय स्तर पर ही कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा, रैंकिंग दी जाएगी। और इस नई शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि कला, संगीत, खेलकूद, इन चीज़ों को भी शामिल किया गया है। अभी तक आपने ये देखा होगा कि अगर आप कोई किसी तरीके का इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं या मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं तो आपका 3 साल का है, 4 साल का है। आप
उसको बीच में छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आपने 2 साल किया है और उसके बाद आपके मन में ये इच्छा होती है कि आप जर्नलिज्म का कोर्स करें, आपके मन में इच्छा होती है कि आप कुछ और करना है, तो आप वहाँ से ब्रेक ले सकते हैं। होल्ड पॉलिसी लागू कर दी गई है, यानी कि आप वहाँ पर अयोग्य नहीं माने जाएंगे। आप 2 साल बाद आके फिर से अपना 3rd ईयर पूरा कर सकते हैं, लेकिन बीच में आप जाकर जो आपका मनचाहा कोर्स है वो आप कर सकते हैं। आप अयोग्य नहीं होंगे, आप अपना इंजीनियरिंग या मेडिकल का जो भी डिग्री है आपकी, MBBS की, MD की, BE की, वो पूरी कर पाएंगे। होल्ड करना चाहे तब भी कर पाएंगे। ये इसकी सबसे बड़ी USP है जिसकी तारीफ की जाना चाहिए। एक और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक आपने यहाँ पर बच्चों को लेकर शिक्षा नीति को सुना होगा। अब भारत सरकार ये करने जा रही है कि जो शिक्षक और छात्रों का अनुपात है, इस समय हम कई बार खबरें सुनते हैं कि 80 बच्चों पर 1 शिक्षक है या 250 बच्चों पर 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, एक ही कमरे में घेर दिया है। ये सब वायलेशन है राइट टू एजुकेशन का, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में ये कहा गया है कि 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, 35 बच्चे एक कक्ष में बैठने चाहिए, यानी स्कूल में अगर बच्चे हैं उसी के अनुरूप 35 का भाग देख के उसमें कक्ष होने चाहिए। इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। दूसरी एक विडंबना ये भी थी कि जो शहरों में रहने का शौक पाले हुए हैं जो शिक्षक, जो जिनकी इच्छा है कि वो गांव में नहीं जाएंगे, फलिये में नहीं जाएंगे, वो शहरों के आसपास ही रहेंगे, 5-10 किलोमीटर अप डाउन कर लेंगे या शहर में पढ़ाएंगे, उनके कारण भी शिक्षा का ढांचा बिगड़ा है। आप देखिए कि अगर आप झाबुआ शहर की हम बात कर लें, अगर आप झाबुआ रहते हैं, धार रहते हैं, अलीराजपुर रहते हैं, रतलाम रहते हैं, ग्वालियर, चंबल, होशंगाबाद, सागर कहीं भी रहते हो, आप ये पाएंगे कि जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय के आसपास के स्कूलों में बच्चों के अकॉर्डिंग जो शिक्षक हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए 200 बच्चे हैं तो 60 टीचर हैं, और जब आप गांव में जाएंगे, फली में जाएंगे तो 100 बच्चों पर 1 टीचर है। ये जो प्रभाव का इस्तेमाल करके, पैसा खिला के, अटैचमेंट करके या ट्रांसफ़र करवा के जो ऐसी सुविधाजनक पोस्टिंग लेते हैं, ये नई शिक्षा नीति में रोकने की इसमें कोशिश होगी। हालांकि राजनेता या हमारा जो सिस्टम है वो इसे शायद ही कामयाब होने दे, लेकिन मोदी सरकार की यहाँ कोशिश है कि शिक्षक अनुपात 1:30 रखा जाए, यानी 30 बच्चों पे 1 शिक्षक ही रहेगा, इससे अधिक नहीं और इससे कम नहीं, ये नई शिक्षा नीति कहती है। अब युक्तिकरण के नाम पे बहुत कुछ होता है। क्या होता है ये शिक्षक लोग जानते हैं, विभागीय लोग जानते हैं। अब इसे रोकने की कोशिश नई शिक्षा नीति में की जा रही है। इसी अनुपात में कक्षों की भी व्यवस्था, अधोसंरचनाएं विकसित की जाएंगी, ये नई शिक्षा नीति में कहा गया है। आपको ये भी जान के अच्छा लगेगा कि इस नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष गठित किया जा रहा है। ये कोष राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसमें बच्चों को, जो मेधावी छात्र हैं, उनको कैसे सरकारी फंड से प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए ये कोष काम करेगा। और एक नया शिक्षा आयोग बनाया जाएगा जिसकी अनुशंसाएं इस नई शिक्षा नीति के ज़मीनी क्रियान्वयन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई हैं। उसकी अनुशंसाओं के आधार पर इसका आगे क्रमशः क्रियान्वयन किया जाएगा, ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की पुनर्जागरण, पुनर्स्थापना की कवायद है, वो कोशिश है, क्योंकि वैभवशाली विश्वविद्यालय रहे हैं जिनका वैश्विक इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, लेकिन आक्रांताओं द्वारा उनको नष्ट कर दिया गया। और देश की आज़ादी के 73 साल बाद किसी भी सरकार ने, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन इंदिरा की, चाहे नेहरू की, चाहे शास्त्री की, किसी ने भी इस वैभवशाली तक्षशिला और नालंदा के जिसका वैश्विक महानता थी उसका पुनर्जागृत करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार ने इसे विशेष मिशन के रूप में लिया है नई शिक्षा नीति में कि अब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय स्ट्रक्चर के साथ और पुराने वैभव के साथ फिर से खड़े किए जाएंगे। समय लग सकता है, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसकी व्यवस्था की गई है, बाकायदा उसके लिए बजट का भी इंतज़ाम किया गया है। देश भर में करीबन 800 यूनिवर्सिटीज़ हैं
और 40,000 के आसपास कॉलेजेस हैं। पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग अपनी नियमों को लेकर चलती थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग चलती थी, और जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी होती थी वो अलग चलती थी। नई शिक्षा नीति में सभी का समायोजन होगा, एक समान नियम होंगे, एक समान नीति होगी और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो नई शिक्षा नीति है वो इस तरीके से बनाई गई है कि वो न सिर्फ रोजगार मूलक हो बल्कि राष्ट्र निर्माण में, नागरिक के रूप में चरित्र निर्माण में सहायक शामिल हो, सहायता प्रदान करे, और ये पूरी कोशिश की गई है। हालांकि आलोचक इसके पीछे संघ का एजेंडा भी देखते हैं। उनको लगता है कि संघ की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा को लेके विचार हैं, वो इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन जो नॉर्म्स हैं जो हमने पढ़े हैं, अगर हम उसको राजनीति के चश्मे से हट के देखें तो भारत जैसे वैभवशाली देश जिसका इतिहास में एक नाम रहा था, मुगलों के या विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले, अब पुनः उस स्थिति में भारत पहुंच सकता है, इसकी गुंजाइश इस शिक्षा नीति में की गई है। अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है ताकि बहुभाषी हिंदी लोगों या क्षेत्रीय लोगों को, छात्रों को, छात्राओं को हीन भावना का अनुभव न हो, उनके लिए समान अवसर हों, स्पर्धाएं समान हों, ये इसमें कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन बैठक करके इसे तुरंत लागू करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं, शिक्षा मंत्री को दिए हैं, और मध्य प्रदेश में इसको एग्जीक्यूट करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो 10वीं के बच्चे जो इस समय इसको देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि उनके बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देंगे, यहीं पे उनको परीक्षा देनी होगी, यहीं पे मूल्यांकन होगा। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छी नीति है, और इसके साथ ही मोदी सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम भी बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम, लगभग 99% काम इस मंत्रालय का शिक्षा से जुड़ा हुआ था। बेवजह इसका नाम मानव संसाधन पड़ा हुआ था और बहुत से लोग देश के इस मंत्रालय को समझ ही नहीं पाते थे। तो अब कम से कम शिक्षा मंत्रालय नाम होने से लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ये मंत्रालय, ये मंत्री, ये अफसर इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं। तो ये शिक्षा नीति थी, इसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देंगे, आप और विस्तार से इसको पढ़ सकेंगे। और फिर से आपसे आग्रह है कि आप अपनी राय ज़रूर बताएं कि शिक्षा नीति से आप कितने सहमत हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप राजनीतिक चश्मे से इसे न देखें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।